आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह यादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग इस समय राज व्यवस्था के टॉपिक में उपस्थित हैं। हमने पिछली कुछ क्लासों में इतिहास से संबंधित टॉपिक देखे। आज हम पुनः राज व्यवस्था के टॉपिक में उपस्थित हैं। राज व्यवस्था के तहत हम आपको आज अनुच्छेद 32 कराएंगे। इससे पहले हम मूल अधिकारों के अन्य अनुच्छेदों को करा चुके हैं। हमने अनुच्छेद 32 का कुछ भाग पहले के अनुच्छेदों में करा दिया था, लेकिन आपको हम एक बार अनुच्छेद 32 के बारे में पुनः समझा देते हैं कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या दिया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके 4 भाग हैं, 32(1), 32(2) और 32(3) और 32(4). हम पिछली क्लास में ये बात आपको बता चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप ये भी समझना संविधान की आत्मा अंबेडकर ने कहा है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अन्य कुछ विशेषज्ञ हुए, उन्होंने संविधान की आत्मा कभी डीपीएसपी बताया, किसी ने प्रस्तावना को बताया, लेकिन बी.आर. अंबेडकर ने किसे बताया? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है। कारण क्या है? अंबेडकर द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को इतना महत्व क्यों दिया गया? इतना महत्व क्यों दिया गया? इसका सीधा सा एक ही कारण है कि भाई अगर आपको कोई अधिकार दिया जाए लेकिन आपको उस अधिकार को उपयोग करने का अधिकार ना हो तो वह अधिकार निरर्थक है। कैसा है वो? निरर्थक है। कोई अधिकार तब अधिकार माना जाता है जब उस अधिकार का हम उपयोग कर सकते हैं और हमारे अधिकार का उल्लंघन करने पर हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोई शक्ति रखते हों। अनुच्छेद 32 में यही खासियत है, जब आपको जो भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है, आपके कोई मौलिक अधिकारों को छीन लेता है, तो आप उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं आप लोग? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये सीधा सीधा कहा गया है। इसका मतलब क्या है? अधिकार केवल दिखावे के नहीं है, उनका आप प्रयोग भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जिस प्रकार डीपीएसपी जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भी मूल अधिकारों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। जब न्यायालय जा सकते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें बोलते हैं प्रवर्तनीय अधिकार। क्या बोलते हैं? प्रवर्तनीय अधिकार। क्या बोलते हैं? तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? यस, प्रवर्तनीय है। तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। इसका मतलब सीधा सा क्या है? यदि आपके मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए या प्रवर्तनीय कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। इसके इसमें 4 भाग हैं। 32(1) में क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी। क्या दी है इसमें? सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी, जैसे आप कहीं जाते हैं तो ऐसा तो नहीं बिना काम के जाओगे, कोई ना कोई तो काम होगा, है भाई? ऐसे कि मतलब चलो घूम लेते हैं आज, है? गलियों में घूमने वालों को ही कोई उद्देश्य होता है, कॉलेज जाने वालों को भी उद्देश्य होता है, होता नहीं होता है भाई? खेत पे जाने वालों को भी उद्देश्य होता है, हर जगह जाने का एक उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या गया? सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी। किस कब? कोई तो उद्देश्य होगा। तो एफआर के उल्लंघन पर, यदि आपके एफआर अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जाएंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट। अगला अनुच्छेद 32(2). क्या है? 32(2). अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसकी कोई ना कोई तो प्रक्रिया होगी कि साहब मेरे अनुच्छेद मूल अधिकारों को उल्लंघन होगा। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज किधर है? इधर आवे। ऐसे तो नहीं होगा ना, है कि गए कॉलर ऊपर करके, हाँ भाई जज चल
बेशक मेरे एफआर का उल्लंघन हुआ है, वो कहेगा पहले मेरे तो एफआर बचा दे तू भाई, मेरे क्यों छीन ले रहा है अपने चक्कर में। तो ऐसा तो नहीं हो, कोई प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32(1) है, उसको व्यवहारिक रूप में कैसे प्राप्त करना है उसको किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 32(2) बताया। तो कह सकते हैं अनुच्छेद 32(1) से संबंधित व्यावहारिक प्रावधान, अनुच्छेद 32(1) से संबंधित व्यावहारिक प्रावधान किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 32(2) में दिए गए हैं। अर्थात कह सकते हैं कि एफआर को प्राप्त कराने के लिए कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन से निर्देश होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या करेगा जिससे आपको एफआर मिल जाए, ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 32(2) में बताया गया। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32(2) में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों को प्रदत्त कराने के लिए, देने के लिए, लागू कराने के लिए कोई भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करता है, वह अनुच्छेद 32(2) के तहत जारी करेगा। क्या करेगा, तो अब इसी के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपके अनुच्छेदों को प्राप्त कराने के लिए रिटें जारी करता है। एक कौन सी है, ऐसी 5 रिटें होती हैं। कितनी रिटें होती हैं, एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होती है परमादेश, कौन सी होती है, परमादेश। एक होती है उत्प्रेषण, कौन सी होती है, उत्प्रेषण। और आपकी एक होती है प्रतिषेध, क्या होती है, प्रतिषेध। और एक होती है अधिकार प्रच्छा, कौन सी होती है, अधिकार प्रच्छा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, पहली कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होती है परमादेश, दूसरी कौन सी होती है, परमादेश। तीसरी होती है उत्प्रेषण। चौथी कौन सी होती है, प्रतिषेध, कौन सी होती है, और पांचवी कौन सी होती है, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा होती है पांचवी रिट, क्या होती है, अधिकार प्रच्छा होती है। अब इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसी की व्याख्या करते हुए यह बताया कि जो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और इसके माध्यम से रिट अधिकारिता दी गई है, यह नकारात्मक ना होकर सकारात्मक है। कैसी है, केवल इसके तहत यह नहीं बताया जाएगा कि क्या नहीं करना है, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि इसका समाधान क्या है। मैं ये तो बताएं क्या नहीं करना है और इसका समाधान क्या है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत साक्षरता नहीं है। आज से जब देश आजाद हुआ तो और कम साक्षरता थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान और किया, अगर कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन वह क्या करता है, इनमें से जो सही रिट चुननी चाहिए उसको न चुनकर गलत रिट चुन लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी जो याचिका है उसे खारिज नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसकी सही रिट उसे प्रदान कर देगा। क्या कर देगा, सही रिट उसे प्रदान कर देगा। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजें उसमें बताई गई हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 32(3) क्या है, अन्य न्यायालयों तक यह शक्ति कैसे दी जाए। इसमें क्या बताया गया है, अन्य अनुच्छेद 32(3) बताया कि अन्य न्यायालयों तक यह शक्ति कैसे पहुंचाई जाए या यह शक्ति कैसे दी जाए। तो अनुच्छेद 32(3) में कहा गया कि देखो भैया, आप किसी को भी दो, हमें कोई मतलब नहीं है, ये संसद का मामला है। किसका मामला है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी चप्पल ढीली ना हो जाए। और चप्पल किसके हाथ में, न्यायालय। कौन से हाथ में, न्यायालय के हाथ में। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या ना हो, कम ना हो, उसके बाद किसी को बांटो, हम तुम्हें नहीं डांटने आएंगे। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की चप्पल ढीली हुई तो फिर हम आपको डांटने भी आएंगे और चप्पल हमारे हाथ में उसको बजाने भी आएंगे। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। तो अनुच्छेद 32(3) में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अन्य न्यायालयों को भी रिट शक्ति दी जा सकती है। क्लियर। लेकिन अभी तक जो यह प्रावधान है, यह शक्ति किसे दी गई है, संसद को।
रिट शक्ति अन्य न्यायालयों को कौन देगा? संसद देगी। कौन देगा? संसद देगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि संसद ने अभी तक इस शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। संसद ने कहा हम नहीं दे रहे भैया, वैसे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चप्पल है ये, हाई कोर्ट के हाथ में चप्पल है ये, इन लोग छोटे छोटे बच्चों को और पकड़ाओ चप्पल है, जिला न्यायाधीशों को। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई तो सबका दिमाग खराब हो जाएंगे। तो जो संसद होती है वो ऐसे कभी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती जहां पर उसे लगता है कि नुकसान अपना हो सकता है, अपना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो अब तक उसकी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। तो अनुच्छेद 32(3) को एक भाषा में कैसे कह सकते हैं? अन्य न्यायालयों को रिट देने की संसद की शक्ति। इसमें क्या है? ध्यान का रखना, शर्त लगाई गई है, शर्त लगाई गई है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अनुच्छेद 32(4) में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 32 का निलंबन किन परिस्थितियों में होगा? क्या बताया गया है? अनुच्छेद 32 का निलंबन किन परिस्थितियों में होगा? अनुच्छेद 32 का निलंबन किन परिस्थितियों में होगा? अब ऐसी कोई परिस्थिति आपको पता हो जिसके तहत अनुच्छेद 32 का निलंबन हो सकता है तो मैं बताऊं वो है आपातकाल। क्या है वो? आपातकाल। और आपातकाल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 205 में किया गया। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 205 के तहत आपातकाल लागू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 205 नहीं है। देखो कितनी मुंडी हल रही है। ये ऐसा ना हो कि एक क्लिप काट के लगा दे कि इस टीचर ने बजाया अनुच्छेद 205 के तहत आपातकाल का प्रावधान कर सकते हैं। अगर ऐसा किसी ने किया ध्यान रखना। 395 वाह 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 वाह। अनुच्छेद 352 कौन सा है? 52। मैंने बताया 52 बड़ा कर रहा होता है, 52 गज का दामन बड़ा खराब होता है। तो 352 में क्या है? आपातकाल। अब अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल लागू है तो कौन से वे अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 320 को निलंबित किया सकता है? पागल जी, 359। अरे लली तभी तो पूछा था। 359। 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जाता है। 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जाता है। और किस आधार पर? बाह्य आक्रमण और युद्ध के समय अगर हमें सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन भी अनुच्छेद 359 के तहत करना होगा। और इसके तहत कौन कहेगा? राष्ट्रपति कहेगा ये मूल अधिकार निलंबित हैं। राष्ट्रपति क्या करेगा? बकवास करना शुरू करेगा कौन कौन से निलंबित हैं। तो इसके तहत किया जाएगा अनुच्छेद 32 का निलंबन। कौन घोषणा करेगा इसकी? जो है देश का पति। पत्नी नहीं है, वो भी पति ही है। ये पद है। कौन है ये पद? राष्ट्रपति। राज प्रमुख घोषित करेगा कि अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 359 के तहत आज से आपसे छीन लिया जाता है। अब आप अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जब तक आपातकाल लागू है। अब हम आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ाएंगे। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस का बात साध्य कर देखें तो इसका होता है शरीर प्राप्त करना। मतलब शरीर प्राप्त करने का मतलब यह है कि आपका खुद का एक पर्सनल शरीर होता है। सबका होगा, है क्या नहीं? एक शरीर हमारा एक ही होता है, पर्सनल। तो कभी कभी क्या होता है, शरीर पर कोई दूसरा क्या कर सकता है? अधिकार कर सकता है। क्या कर सकता है? अधिकार कर सकता है। एक तो आत्मा पर अधिकार होता है, समझ में, एक मन पर अधिकार होता है। अगर आत्मा या मन पर कोई अधिकार कर ले तो उसके लिए कोर्ट नहीं है। लेकिन यदि आपके शरीर पर कोई अधिकार कर ले, क्या कर ले? शरीर पर अधिकार कर ले, उसके लिए कोर्ट है। जैसे आपको किसी ने बंदी बना लिया, समझ में आ गया?
जबरदस्ती, हाँ बंदी मतलब जबरदस्ती बनाया। जो आजकल बंदी बंदा चल रहा है वो तो राजी से बनाया जाता है, वो नहीं, जबरदस्ती वाला बंदी, ठीक है। तो जब बंदी बना लिया आपको तो आपको क्या होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट कहेगा कि अरे तुमने गलत बनाया है। अब बंदी कौन बना सकता है? आपका कोई किडनैप कर सकता है, आपको कोई अपने घर में बंद कर सकता है, पुलिस भी जबरदस्ती आपको बंदी गिरफ्तार कर सकती है। तो इन सब के लिए क्या है, कोर्ट आदेश देगा कि आपने इनको गलत तरीके से बंदी बनाया है, आप इसे छोड़ें। अब जब मैं कह रहा हूं कि आपने इसे गलत तरीके से बंदी बनाया, आप छोड़ें, तो क्या है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आदेश। तो यह रिट आदेश के रूप में प्रयुक्त की जाती है। कैसे की जाती है? यह रिट आदेश के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, यह रिट आदेश के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब जितनी भी रिटें हैं, चाहे वो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, चाहे वो परमादेश हो, चाहे वो उत्प्रेषण हो, और चाहे वो अधिकार परीक्षा हो, क्या हो, चाहे वो प्रतिषेध हो, ये सारी रिटों में और इस रिट में क्या अंतर है? इस रिट में और सारी रिटों में ये अंतर है कि अगर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि के तहत हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट आपकी बात को नहीं सुनता है या आपके पक्ष में निर्णय नहीं करता है, आपको लगता है नहीं 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 दूसरा निर्णय मिलना चाहिए था, तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जा सकते हैं आप? लेकिन अन्य रिटों के मामले में ऐसा नहीं है। अन्य रिटों के मामले में यह है कि चाहे तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकें, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। अगर आपने हाई कोर्ट में अपील कर दी है और हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण में, क्योंकि किसी के कैद करने का मामला है, क्या है ये? कैद करने का। अब व्यक्ति अवैध रूप से कैद हुआ या वैध कैद है, ये निर्णय कौन करेगा? न्यायालय। अगर अवैध कैद है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है इसमें, इस रिट के तहत क्या हो सकता है कि व्यक्ति हाई कोर्ट से कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, है। लेकिन अन्य रिटों के मामले में, अन्य रिटों के मामले में ऐसा नहीं है। अन्य रिटों के मामले में ऐसा नहीं है। तो अब हम आपने देखा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैवियस कॉर्पस रिट के तहत ये आपने पढ़ा। अगर ये रिट है क्या, अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने बंदी बना लिया है तो वह अपनी मुक्ति के लिए कहां जाएगा? न्यायालय में जाएगा अपनी मुक्ति के लिए। न्यायालय आदेश जांच करेगा, क्या करेगा? इस व्यक्ति को जो गिरफ्तार या बंदी बनाया गया है उसके वैध कारण हैं या नहीं, और यदि वैध कारण नहीं पाए जाते हैं तो न्यायालय आदेश जारी करेगा इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, और इस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? अब ये देखना होगा हमें। अगर ये देखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं प्राइवेट व्यक्ति। भाई ऐसा हो सकता है कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को गुलाम वो बंदी बना सकता है। और इसके अलावा राज्य ऐसा कर सकता है। राज्य का मतलब पुलिस या कोई और अन्य एजेंसी बना सकती है। राज्य, स्टेट और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी कर सकती है। ठीक है। प्राइवेट व्यक्ति से मतलब जैसे आप, हम सब, मुझे कर लिया, हाँ, क्या कर लिया? आपको बंदी बना लिया और किसी ने और 10 दिन कूटा, इसमें शामिल करें। अब आपके माँ बाप ने कहा कि हमारे बच्चे को इस दबंग ने बंदी बना लिया है, छुड़ाओ। नहीं, किडनैप भी बोले। किडनैप में पता नहीं चलता कौन किसने बंदी बनाया। हाँ, खुलेआम बंदी बना लिया किसी ने। अब किडनैप कर लिया किसी ने, पहले ढूंढ तो लो किसने किडनैप किया। इसमें खुलेआम बना लिया। दबंग ज्यादा है ये, इन्होंने बना लिया आपको और 10 दिन कुटाई की। तो न्यायालय आदेश देगा हमारे सामने पेश करो पहले रजत को, कैसा दिखता है, सूरत हाल कैसी है उसकी। तो जब सूरत हाल देखे जाएंगे
अरे फिर पूछा जाएगा इनसे, आपने क्यों कूटा, इनको क्यों बंदी बनाया। वैसे मारने का अधिकार नहीं है इन्हें, अगर मार आपको कुटाई कर दी है तो निश्चित है कि इनको सजा मिलेगी। तो आपको पूछा जाएगा, लगेगा कि नहीं सही कारण नहीं था तो आपको छोड़ देंगे, और लगेगा सही कारण है तो कहेंगे 10 दिन और कूटो उन्हें। ठीक है। अब जारी नहीं की जाएगी, सबसे बड़ी तो है जारी नहीं की जाएगी। किस किस के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। अब क्या लिख सकते हैं आप, किसके खिलाफ जारी नहीं की जाएगी, किसके खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, कोई अपराध किया है, क्या किया है, कोई अपराध किया है, और वह अपराध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कह सकते हैं कि अपराध है। जैसे किसी ने किसी का अपहरण कर लिया, क्या कर लिया, तो अपहरण एक अपराध है और आईपीसी में इसको अपराध घोषित किया गया है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को कूट दिया, क्या कर दिया, तो ये सब क्या है, अपराध हैं। क्या है ये, अपराध। अगर किसी ने अपराध किया और न्यायालय ने सिद्ध कर दिया, जिसने अपराध की सजा मिल गई, क्या उसको उसके खिलाफ ये जारी कर सकते हैं, तो कोई रहेगा ही अपराधी। तो कह सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी को सजा दी गई है। पहला पॉइंट क्या होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को सजा दी गई है। या अगला पॉइंट लिखें दूसरा। अब दूसरा क्या हो सकता है, एक तो सजा मिल गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। अब किसी को क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार किया गया है, सजा मिल दी गई है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी की गई है और 24 घंटे नहीं हुए हैं, और क्या नहीं हुए हैं, 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं किस चीज को, गिरफ्तारी को, या फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत कर दिया गया है। तो मैंने आपको क्या समझाया, अगर आप समझ लेंगे तो लिखने में आपको आसानी आएगी। आप लिख रहे हैं इसलिए आपको समझने में आसानी नहीं आ रही है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को क्या कर लिया, हमने गिरफ्तार कर लिया, क्या कर लिया, उसे गिरफ्तार किया है। अब हमने जब उसे गिरफ्तार किया, अब उसे 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं, घंटे नहीं हुए हैं, अभी उसे 24 घंटे नहीं हुए हैं, या 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत कर दिया गया है। यह कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी 22, अनुच्छेद 22(1) से लेकर 22(3) तक, सामान्य गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22(1) से लेकर 22(3) तक, और अनुच्छेद 22(4) से लेकर 22(7) तक निरोध से संरक्षण विशेष परिस्थितियों में शक के आधार पर उठा लेती है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 22 था, इसमें क्या कहा गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी को गिरफ्तार किया गया है और अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर दिया गया है, तो क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि द्वारा रिट जारी नहीं की जाएगी। क्यों, बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि का मतलब क्या है, शरीर प्राप्त करना या शरीर के साथ प्रस्तुत करना। क्या है, शरीर को प्रस्तुत करना, मतलब न्यायालय के सामने उसे लाना। शरीर को, अगर आप लिखना चाहें इसके हिंदी और को लिख सकते हैं, शरीर को प्रस्तुत करना। क्या लिख सकते हैं, शरीर को प्रस्तुत करना, शरीर को प्रस्तुत करना। उसे शरीर नहीं, मृत शरीर कहते हैं बालक,
लॉजिक तो लगाया। गिरफ्तार, अब ये हो गया। अब और किसके खिलाफ नहीं कर सकते? अगर कोई व्यक्ति है जो अपराध का अभियुक्त है और अभियुक्त होने के कारण किसमें है? जेल में है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर अपराध सिद्ध हो गया है और अपराध सिद्ध होने के बाद क्या मिलेगी? उसे जेल मिलेगी। जेल के तहत वह सजा काट रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हुई, न्यायालय ने दी, तो कह सकता है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय के सामने प्रस्तुत हो सके? नहीं। और कोई अभियुक्त है उसे भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो अपराध, मैंने ये पॉइंट लिखा चुका हूं, पहले ही लिखा दिया ना। अगला, और किसके खिलाफ? अगर सेना न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, क्या दिया है? सेना न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, तो उसके खिलाफ भी। अब सेना न्यायालय किसको निर्णय देगी? अपनी बिरादरी सेना में। तो सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जाएगी। लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या है इसका एक अपवाद? अपवाद यह है कि सेना न्यायालय ने कभी कभी, कोई न्यायालय या कोई अधिकरण ऐसा कर सकता है कि वो अपनी अधिकारता से जाकर बाहर निर्णय कर दे। भाई, उसकी सेना न्यायालय की अधिकारता एक सीमा तक तो है, अब वो क्या करे? उस अधिकारता का उल्लंघन करके निर्णय कर दे। अगर ऐसा किसी ने किया तो जारी होगी। अब सेना न्यायालय क्या करे? किसी सिविल आदमी को उठा ले। भाई, सेना न्यायालय अगर सिविल आदमी को उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को सजा दे दे तो गलत है और बंदी बना ले। सही बात है क्या? नहीं। जम्मू कश्मीर में न्यायालय, सेना न्यायालय निर्णय कर रहा है कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहां कर सकते हैं निर्णय, लेकिन उनकी एक अधिकारता होगी, अधिकारता के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। अपने फौज के मामलों को न्यायालय तो देखता ही देखता है, जहां मार्शल लॉ लगता है वहां भी देखता है। तो अगला क्या पॉइंट आ जाएगा इसमें? सेना न्यायालय। क्या आ जाएगा? सेना न्यायालय। इसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते, सेना न्यायालय के खिलाफ। ठीक है। अब एक और पॉइंट है और वो है निवारक निरोध। क्या है? निवारक निरोध। जब अनुच्छेद 22 आपने पढ़ा और 22(4) से 22(7) तक पढ़ा, तो उसमें निवारक निरोध के बारे में बताया गया था। और निवारक निरोध के आधार पर बताया गया था कि अगर आपने अभी अपराध किया नहीं है, जैसे आप लोग अभी क्लास में बात की नहीं है आपने, लेकिन मुझे शक है कि आप बात कर सकते हो। क्या कर सकते हो? और इसी बात पर मैं डंडा उठाऊं और आपकी कर दूं सुताई। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो क्या होगा? ये हो गया निवारक निरोध। क्या होता है? अब केवल इस क्लास में ही नहीं है ऐसा, सरकार के पास भी ताकत है। सरकार को लगे कि यह व्यक्ति किसी अपराध में शामिल हो सकता है या अपराध कर सकता है, उनकी एक कैटेगरी बनाएगी, इन अपराधों के मामले में निवारक निरोध लागू होगा। मैंने इसके कानून भी लिखाए थे आपको। तो अगर जैसे पोटा है, आतंक विरोधी कानून है, और तो अगर उसके खिलाफ किसी को लग जाए शक कि ऐसा कर सकता है, तो क्या होगा? उसको निवारक निरोध के तहत बंदी बना लिया जाएगा। अगर निवारक निरोध के तहत बंदी बना लिया जाएगा तो उसके खिलाफ भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की सकती। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? निवारक निरोध। निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो बंदी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। अब आपको एक और चीज बता दूं, हमारे यहां लोकतंत्र के 2 मंदिर हैं। हमारे यहां लोकतंत्र के 2 मंदिर हैं। एक है संसद। क्या है? लोकतंत्र का मंदिर। एक है संसद, दूसरा है न्यायालय। क्या है? न्यायालय। संसद और न्यायालय ऐसे मंदिर हैं जिनकी वजह से लोकतंत्र स्थापित हुआ हमारे यहां। अब कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो संसद की क्या करे? अवमानना कर दे, संसद के बारे में ऐसी बातें कहे जो संसद की बेइज्जती मानी जाए। क्या मानी जाए? बेइज्जती माने। ऐसा कोई कृत्य कर दे जो संसद के शान के खिलाफ हो, या न्यायालय की अवमानना कर दे, न्यायालय की बुराई करे, जजों की बुराई करे, तो उसके खिलाफ क्या होगा? अवमानना का केस लगेगा। क्या लगेगा? अवमानना का केस लगेगा। और इस केस के तहत संसद की किसी ने अवमानना की तो संसद स्वयं कहेगी कि इस व्यक्ति को बंदी बना लो। न्यायालय की किसी ने अवमानना की तो स्वयं न्यायालय आदेश देगा इसको बंदी व्यक्ति बना लो।
तो संसद या न्यायालय की अवमानना करने वाले व्यक्ति को यदि निरुद्ध किया गया है तो उसे भी बंदी प्रतिष्ठा जारी नहीं की जाएगी। परमादेश या मैंडमस, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। और आपको ये पता होगा आप आदेश किसको दे सकते हैं? आदेश अपने से नीचे वालों को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? अपने नीचे वालों को आदेश दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपने अपने पापा को आदेश दिया तो क्या होगा? धूल उड़ेगी और थोड़ी सी थप्पड़ों की आवाज आएगी। उसके बाद जब धूल हटेगी तो आप क्या होगा? पापा का पैर ऐसे करके आपकी गर्दन पर रखा होगा। अब करेगा? आदेश देगा क्या? तो ऐसा कोशिश ना करें कि आप ऐसे लोगों को आदेश दे दें जिनका पैर आपकी गर्दन पर आ जाए। बड़े छोटे का मतलब क्या होता है? इसमें ताकत ज्यादा है वही बड़ा है, इसमें ताकत कम है वो छोटा है। समझ में आ गया? लेकिन अधिकारियों के मामले में ताकत का मतलब पद से होता है। क्या होता है? तो कह सकते हैं कि आदेश कौन देगा? अब आपको समझ में आ रहा होगा। उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ या निम्नतर अधिकारियों को, तो लिख लो आदेश कौन देगा? लिख लो उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को। मतलब कहां से आदेश आ रहा है? उच्चतर अधिकारी से निम्नतर या अधीनस्थ अधिकारी को आदेश आ रहा है। अब ये जो अधिकारी हैं ये कौन है? ये कौन है? इसमें दो शामिल हैं। इसमें कौन शामिल है? वैसे तो जितने भी अधिकारी होते हैं सब देवता ही होते हैं, लेकिन इसमें दो शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं? एक है देवता, वो है लोक प्राधिकारी। मतलब जितने भी सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। कौन है? सरकारी नौकरी प्राप्त करता सरकार के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करता कौन होते हैं? जो न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि न्यायालय सरकार से स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? केंद्र सरकार से स्वतंत्र है, संसद से स्वतंत्र है, कहा गया है। तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। और कौन आएगा अधिकारी में? न्यायालय। कौन आएगा? न्यायालय के कर्मचारी और जज। लिख लो। तो कह सकते हैं कि निम्नतर न्यायालय, निम्नतर न्यायालय कौन आएंगे इसमें? निम्नतर न्यायालय इसके अंतर्गत आएंगे। तो अधिकारी का मतलब समझ गए। अब ये आदेश इनके खिलाफ दिया कब जाएगा? आप सोचो, एक उच्चतर अधिकारी ने एक निम्नतर अधिकारी को आदेश दिया। काहे का आदेश देगा? ओए चाय बना ला मेरी कि मेरी बीवी के लिए शॉपिंग करा ला, पपीता ले आओ, कुत्ता टहला लाओ, इसका आदेश देगा? ये आदेश नहीं है। मेरे बच्चों को घर पे दिवा, मेरे घर से। और इसके लिए न्यायालय भी चला जाएगा वो है। न्यायालय ये क्या कह रहा है? परमादेश रिट कौन जारी करता है? न्यायालय करता है। तो न्यायालय अपने कोर्ट में बैठे कह रहा होगा कि तुमने इसके कुत्ते को क्यों नहीं नहलाया है? नहीं। इसका मतलब यह है कि न्यायालय पूछेगा इन अधिकारियों को कोई सार्वजनिक कर्तव्य था। इनका कर्तव्य था कि एक बैंक का अधिकारी है, उसका कैश जमा करने का कर्तव्य था, लेकिन वो कहा मैं नहीं जमा कर रहा। क्या कर रहा है वो? मैं नहीं जमा कर रहा। जो करना सो कर लो। और जो पढ़ा लिखा होगा फौरन पहुंचेगा वो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, बुलाया जाएगा। अगर अब उसको तुमने कैश क्यों नहीं जमा किया तो उससे पूछा जाएगा। तो अगर उसने अपने आदेश का उल्लंघन किया है तो उसका ये आदेश मानना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा। लेकिन समस्या एक और है, अगर जो सार्वजनिक अधिकारी है और वह जो कार्य कर रहा है वो उसके विवेकाधीन है, वो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, मतलब उस पर कोई सार्वजनिक रूप से फोर्स नहीं है कि आपको ही ये कार्य करना है, तो न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। भाई मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे भाई आपको कोई पढ़ाई है करनी है, करो मत करो,
तो आप नहीं करते हो, है क्या नहीं? आपके विवेकाधीन है। लेकिन आपके मम्मी पापा डंडा लेकर खड़े हो, डंडा नहीं तलवार लेकर, तेरी गर्दन कटी, पढ़, देखो आपको फटाफट याद होता है, होगा नहीं होगा? लेकिन अगर आपके विवेकाधीन है, बेटा पढ़ ले, इच्छा है तेरी, नहीं पढ़ेगा तो फिर मत पढ़, चल तू भी चौराहे पे हम भी चौराहे पे, फिर दोनों चलेंगे बेलदारी करने। सही बात है क्या नहीं? तो अगर बेलदारी करनी है तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे क्या, अगर विवेकाधीन नहीं है, अगर उसका कर्तव्य है करना ही करना है तो ये काम, तो आदेश देगा न्यायालय आप इस कार्य को करें। जैसे आप किसी सरकारी कार्यालय में गए और वहां आपको अपना कोई काम कराना है, लेकिन ऐसा होता है सरकारी कार्यालय क्या करते हैं, आपके लगातार चक्कर काटते हैं, कटवाते हैं, आपका कार्य नहीं करते। तो आपका कार्य नहीं कर रहा, उसने मना कर दिया, तो आप चले गए न्यायालय। न्यायालय उसकी करेगा जांच, जांच के बाद देखेगा कि जो कार्य ये करने गए थे, थोड़ी जान लग रही है, तो अब ये जो कर्तव्य है सार्वजनिक कर्तव्यों के खिलाफ, किसके खिलाफ जारी कर सकती है? लिख लो, सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार करना। अब ये रिट किसके खिलाफ? लोक प्राधिकारी या निम्न तर न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकती है, अगर उन्हें अपने कोई सार्वजनिक कार्य हैं और उनको पूरा नहीं किया है। इसका मतलब सरकारी कोई नौकरी है, अवर न्यायालय हैं, इनके खिलाफ जारी कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम, ये शक्ति है क्या वास्तव में? ये शक्ति न्यायालय के विवेकाधीन है, न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। कैसी है? न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। इसका मतलब क्या है? अगर न्यायालय के पास कोई गया, उसने परमादेश के माध्यम से कहा कि साहब हमने इनसे एक काम कराया था, उनका एक कर्तव्य था, इनने काम नहीं किया है, और न्यायालय को लगता है कि इस हम रिट का प्रयोग ना कर इसका सॉल्यूशन किसी और माध्यम से भी कर सकते हैं, तो न्यायालय उस माध्यम से सॉल्यूशन कर सकता है, रिट जारी नहीं करेगा। लेकिन न्यायालय पर भी एक रोक लगा दी, उन्होंने कहा कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो परमादेश रिट जारी करनी ही पड़ेगी। क्या क्या उन्होंने? यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उसके माध्यम के लिए और मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई परमादेश रिट जारी कराना चाहता तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो अन्य माध्यमों से भी कार्य कर सकती है। तो कैसी है? विवेकाधीन है, परमादेश रिट जारी कर भी सकती है न्यायालय और नहीं भी जारी कर सकती है। अब अगला क्या है? अगला है कि जारी करने की शर्तें क्या होंगी। अब जारी करने की शर्तों में देखें तो पहली शर्त तो यही है कि प्रार्थी को सिद्ध करना होगा, प्रार्थी को सिद्ध करना होगा कि जो व्यक्ति से कार्य कराया जा रहा है, इसके खिलाफ रिट जारी करनी है, उसका वह सार्वजनिक कर्तव्य था। क्या था वो? तो पहला पॉइंट लिख लें, प्रार्थी को सिद्ध करना होगा कि उसका कोई कानूनी अधिकार है जिससे उसे वंचित किया गया है। एक बार मैं पुनः बोल देता हूं, प्रार्थी को सिद्ध करना होगा कि उसका कोई कानूनी अधिकार है जिससे उसे वंचित किया गया है। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर कोई प्राधिकारी है, कौन है? प्राधिकारी, और कार्य करना उसकी क्या है? विवेकाधीन शक्ति है। क्या है? विवेकाधीन। जैसे कोई कार्य ऐसा है, कोई सरकारी अधिकारी है, उसके क्या है? विवेकाधीन शक्ति, वो कार्य करना चाहे तो उसकी इच्छा है, नहीं करना चाहे तो उसकी इच्छा है, तो इसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो किसके खिलाफ जारी नहीं की सकती? अगर कोई प्राधिकारी है, उसकी क्या है? विवेकाधीन शक्ति है कार्य करने की, तो उसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा अब सरकार क्या करती है? संविधा पर लोगों को रखती है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति संविधा पर है, संविधात्मक संबंध है दोनों के बीच, तो उसके खिलाफ भी जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधात्मक जो संबंध होते हैं वो सरकारी संबंध ना होकर प्राइवेट संबंध होते हैं। क्या संबंध होते हैं? प्राइवेट संबंध होते हैं, तो उसके खिलाफ भी जारी नहीं की जा सकती। जैसे एक लड़का एक लड़की शादी कर लेते हैं, दूल्हा दुल्हन बन जाते हैं, तो जो दुल्हन होती है वो सरकारी तौर पर मांग सकती है मुझे ये चाहिए,
मेरे को आज लिपस्टिक लियो लक्ष्मी भाई, है क्या नहीं। और अगर कोई लड़का लड़की अभी संबंध है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, इसे कहते हैं प्राइवेट संबंध, तो वो सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकती कि लक्ष्मी लिपस्टिक ले आइयो। तो क्या कहेगी वो घुमा फिरा के कहेगी चलो शॉपिंग चलें क्या, तो वहां पर खरीद लेगी। बात समझ में आ गई नहीं समझ। तो वही संबंध इसमें है। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेवर है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में है कोई संबंध है, तो उसके खिलाफ भी जारी नहीं कह सकते। लिख सकते हैं आप लोग, संविधात्मक संबंध होने पर यह रेट जारी नहीं की जाएगी। अब बहुत से लोग इतने सनकी होते हैं, वो सीधे छोटे लेवल की बात नहीं करते कि ये जारी नहीं कर रहा हो, वो कहेंगे राष्ट्रपति अपना काम सही नहीं कर रहा है, चलो पहुंच जाएंगे कोर्ट, कहेंगे राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में कोई काम सही नहीं किया। तो संविधान में लिख दिया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए यह रिट जारी नहीं कर सकते। क्या लिख दिया उन्होंने, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ यह रिट जारी नहीं की जाएगी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। ओहो, रामनाथ कोविंद ना सही काम नहीं कर रहे, कहा था उन्होंने। और अब जो कुमारी वो आई हैं, कौन है, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, वो भी सही काम नहीं कर रही हैं, वो बैठी रहती हैं, आराम करती रहती हैं, इनके खिलाफ जारी करो, अपना काम करो, चलो हमसे मिलनी नहीं है, हम मिलने गए थे तो। अच्छा वाह, ऐसे लोग हो सकते हैं ना। ऐसे लोगों को रोकने के लिए लिख दिया उसमें, नहीं नहीं भैया इनके खिलाफ जारी ना करें। अगला क्या है, न्यायालय के खिलाफ, न्यायाधीशों के खिलाफ कह सकते हैं हाई कोर्ट जो होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनके खिलाफ भी यह रिट जारी नहीं किया सकती। उनसे ये नहीं कह सकते आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें केवल न्यायालय में काम नहीं होता, उन्हें कभी कभी कुछ समितियों का, कुछ जैसे बीसीसीआई का भी एक चेयरमैन बना दिया न्यायाधीश को, तो अब उसे क्या प्रशासनिक कार्य मिला हुआ है। वो क्या मिला हुआ है, अगर न्यायालय से हटकर कोई प्रशासनिक कार्य करता है वो तो जारी कर सकते हैं। तो मतलब जारी कर सकते हैं, तो लिख लो, यदि किसी न्यायाधीश ने प्रशासनिक कार्य, यदि किसी न्यायाधीश को प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी दी गई है तो जारी की जा सकती है। प्रशासनिक कार्य के लिए ध्यान रखना, तो जारी की जा सकती है। तो हमने देखा कि जो परमादेश या मैंडेमस है, इसमें इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, या उच्चतर अधिकारी जैसे अधीनस्थ अधिकारियों को जारी की जाती है। इसमें लोक प्राधिकारी और निम्नतर न्यायालय शामिल होते हैं। सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के से इनकार करने पर यह जारी की जा सकती है। न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है ये, इसे जारी करने की एक प्रार्थी को सिद्ध करना हो उसके कोई कानूनी अधिकार था उसका उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा प्राधिकारी अगर कोई कार्य अगर प्राधिकारी का विवेकाधीन है तो जारी नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्यों के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। इसके संविधात्मक संबंध है तो भी जारी नहीं की जाएगी। अगला देखते हैं हम। देखिए अब हम आपको परमादेश पढ़ा दिया, बंदी प्रतिष्ठीकरण पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाएंगे आपको प्रतिषेध या छेद नहीं, प्रतिषेध, इसे प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हो रोकना या रुको। वहीं पर उत्प्रेषण का मतलब होता है मांग लेना। क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है मांग लेना। अब इनको साथ साथ पढ़ाने का मतलब यह है कि इनमें बहुत सारी समानताएं हैं और कुछ अंतर हैं, तो अगर अलग अलग पढ़ाएंगे तो वो अंतर आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहला क्या है, जारी किसके खिलाफ की जाती है। पहला पॉइंट दोनों में, जारी केवल जुडिशरी के खिलाफ, किसके खिलाफ, केवल जुडिशरी के खिलाफ जारी की जा सकती है। न्यायपालिका के खिलाफ जारी की जा सकती है। न्यायपालिका के खिलाफ जारी की जा सकती है। अब देखते हैं कि उत्प्रेषण है वह किसके खिलाफ जारी की जा सकती है। तो जो उत्प्रेषण है
वह भी केवल न्यायपालिका के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा है कि कौन किसको जारी करता है, तो इसमें लिखें सर्वोच्च या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय किसके खिलाफ जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय या फिर कह सकते हैं न्यायिक निकाय। कुछ न्यायिक निकाय भी होते हैं, प्लस न्यायिक निकाय। कहां तक रिकॉर्ड होगी? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किसके खिलाफ जारी करते हैं? अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी कर सकते हैं। और सेम ये भी इसमें ऐसा ही है, सेम ये भी सेम इसमें ऐसा ही है कि जो उत्प्रेषण या होता है वो भी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करते हैं या न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी करते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत आपको? हमने आपको सिमिलैरिटी समझाई। क्या समझाई? समानताएं, कि समानताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, क्या समझाई हमने? समानता समझाई। अब हम देखेंगे प्रतिषेध और उत्प्रेषण। क्या देखेंगे? प्रतिषेध, उसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर क्या होता है? वही अंतर होता है रोकना और कहना धत तेरे की। जैसे आप कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं तो हमने रोक लिया उससे पहले, नहीं नहीं गलत मत करो, क्यों कर रहे हो, हैं? ऐसा ना करो, गलत बात है। लेकिन अगर आपने वो कार्य गलत कर दिया तो क्या कहेंगे? धत तेरे की। क्या कहेंगे? धत तेरे की। तो इसका मतलब इसमें न्यायिक कार्रवाई को रोकना क्या होता है? न्यायिक कार्यवाही को रोकना। समझ में आ गई बात? हमने क्या किया? कोई न्यायिक कार्रवाई रोक दी और इसमें क्या होता है? न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय होने के बाद मामला अपने पास मंगा लेना। मतलब इसमें क्या है, किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कार्रवाई कर रहा था और उसी कार्रवाई के बीच में लगा उच्च न्यायालय को कि ये गलत है। क्या है? ये गलत है, तो उसने रोक दिया। और एक क्या होता है कि अभी निर्णय दे चुका है वो, मतलब कार्रवाई हो चुकी है और न्यायालय को लग रहा है कि निर्णय जो दिया है इन्होंने गलत दिया है। क्या दिया है? गलत दिया है। और तो अब क्या हो, उसको सही करने के लिए क्या करेगा? जिसने गलती कर दी, गलत निर्णय कर दिया, क्या आप उससे उम्मीद करो सही करेगा वो? नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने पास उस मामले को बुला लेगा और उसको चेक करेगा सही है गलत है। ठीक है। अब न्यायिक कार्रवाई जब रुकेगी तो उसके कोई ना कोई तो आधार होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम बिना उसके रोक देंगे न्यायिक कार्रवाई को। तो इसके आधार क्या क्या होते हैं वो लिख लें। चाहे न्यायिक कार्रवाई रुके इसके आधार हों, चाहे उसको अपने पास बुलाए इसके आधार हों, इनके आधार तो सेम ही होंगे। बस अंतर क्या है, ये कार्रवाई चल रही तभी रोक दिया और इसमें निर्णय हो गया उसके बाद मंगाया, लेकिन गलतियां तो दोनों में एक जैसी ही होती हैं। तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक न्याय। क्या लिखें? प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। अब आपको लगे कि जो न्यायिक कार्रवाई हो रही है उसमें प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया है। क्या किया गया है? प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन का मतलब क्या हुआ भाई? कभी कभी क्या हो सकता है, कोई जज रिश्वत ले सकता है, और क्या हो सकता है वो किसी एक पक्ष में झुक सकता है, या कभी कोई रिश्वत ना ले लेकिन मीडिया या आसपास का ऐसा माहौल बना हुआ हो कि न्यायालय की निष्पक्षता सबके दायरे में आ जाए, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पक्षों को पूरी तरह सुना गया हो,
एक पक्ष को सुनकर निर्णय दे दिया गया हो। जब दोनों व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक होता है। कुछ दिन पहले दो महिलाओं में लड़ाई हुई, दो लड़कियां थी और वे एक दूसरे को खूब गाली दे रही हैं। फिर वो उनमें बाल पकड़ के भी हो गया। तब तक सेंटर से सूचना पहुंची, करे बाहर दो महिलाएं बनी हुई हैं पहलवान कि हमारी लड़की के लड़कों से कम है। तो उसमें हुआ क्या, जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरे बारे में ये कह रही थी, सर मेरे बारे में ये कह रही थी। दोनों के पक्षों को सुना गया। तो अब ये क्या हुआ, निष्पक्ष हुआ। लेकिन जो लड़की ने निर्णय किया, दूसरी ने, वो अपना अपना पक्ष सुन के किया। और जब निर्णय निकला तो पता चला कि उनके साथ जो लड़की रहती हैं उन नालायकों ने अपनी तरफ से बढ़ाकर उनमें लड़ाई करा दी। और वो 4 दिन से इसका प्लान कर रहे थे कब इनमें लड़ाई हो। और लड़ाई जब हो रही थी तो सबसे ज्यादा मजे लेने और शिकायत करने वो याद है कि लड़ रही है ऊपर में वो। तो आप समझो कि इसलिए दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक होता है। तो प्राकृतिक न्याय में 2 चीजें होती हैं, आप लिखना चाहें लिख लें। न्यायालय की निष्पक्षता और दूसरा क्या, दोनों पक्षों को सुनने का अधिकार। दोनों पक्षों को सुनवाई का अधिकार, सुनने का नहीं, सुनवाई का अधिकार। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका एक अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे जिला न्यायालय फिरोजाबाद का एक अधिकार क्षेत्र होगा नहीं होगा, वो उस अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य नहीं कर सकता है। तो अब अगला क्या लिख सकते हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कोई निर्णय दिया हो। अगला क्या हो सकता है, निर्णय में कोई विधि संबंधी भूल, निर्णय में कोई विधि संबंधी भूल। अब ये 3 आधार हैं, अगर इनमें से कोई आधार ऐसा पाया जाता है जो लागू होता है तो क्या होगा, या तीनों आधार लागू होते हैं तो न्यायिक कार्रवाई को रोक दिया जाएगा और उसको अपने पास मामले को बुला लिया जाएगा। सेम यही कंडीशन इसमें, अगर न्यायिक निर्णय हो गया है और में इन तीनों आधार, ये तीनों आधार किसमें भी लागू होंगे, इसमें भी लागू होंगे। और इसमें भी सेम क्या होगा, जैसे मैं तो ऐसे करके लाइन कर देता हूं, आप लोग पूरा लिखा करो, समझ में आ गया, या फिर अभी जगह छोड़कर बाद में से पूरा कर लिया करो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सेम यही कंडीशन क्या होगी, इसमें होगी लागू। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। देखो प्रतिषेध क्या होता है, कुछ करने से रोकना, कुछ करने से रोकना, ठीक है। क्या होता है, कुछ करने से रोकना कि भैया कुछ मत कर। अगला क्या होता है, परमादेश, कुछ करने का आदेश देना, कुछ करने का आदेश देना कि कुछ कर। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। अब आप एक बात बताइए, जो प्रतिषेध होता है वो किसके खिलाफ जारी की जाती है, केवल न्यायिक पालिका के खिलाफ। किसके खिलाफ, केवल न्यायिक पालिका के खिलाफ। सही बात है, केवल न्यायिक पालिका के खिलाफ जारी की, न्यायिक प्राधिकारियों के खिलाफ जारी की सकती है। लेकिन जो आपकी परमादेश है वो न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों अधिकारियों के खिलाफ। इसमें केवल क्या है, केवल न्यायिक अधिकारी शामिल है। क्या है इसमें, केवल न्यायिक अधिकारी, न्यायपालिका के अधिकारी शामिल, इसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों अधिकारी शामिल हैं। कोई दिक्कत, देखते हैं आप ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट करके कि प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। पहला ऑप्शन है विधायिका या कार्यपालिका के खिलाफ, प्राइवेट व्यक्ति एवं संस्थानों के खिलाफ, केवल अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, या सभी के विरुद्ध। क्या है इसका आंसर, सभी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। क्या आंसर है इसका, सभी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आपने किया विधायिका और प्राइवेट व्यक्ति से की जा सकती है। सब कुछ पढ़ाया लिखाया अब तक आधे घंटे का बेकार, मतलब आपको लगातार अंतर भी कराया, सब कुछ कराया,
कि ये दोनों केवल न्यायालय के खिलाफ जारी होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी होती हैं। फिर भी जब आपको क्वेश्चन दिया, मुझे लग रहा था कि कम से कम 95% लोग बोलेंगे कि सी आंसर, लेकिन 95% लोगों ने बोला दम लगा के हैसा डी आंसर। क्या लगाया? दम लगा के हैसा। लोगों ने सोचा समझा नहीं, केवल अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध केवल कुछ मुंह चढ़ा सकते हैं लोग। सोचा समझा नहीं, उसी ने हाँ, ठीक है, तो आप इसको समझ गए। क्या होगा इसका आंसर? केवल अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। बंद करना बेटा। अब जो अधिकार परीक्षा को वारंटो है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाएगी जिस पर आरोप लगाया गया है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, लेकिन वह अवैध रूप से अधिकार किया हुआ, उसका वह अधिकार नहीं है। आप लिखना चाहे लिख लो। उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी जिसके संबंध में शिकायत है, जिसके संबंध में शिकायत है। शिकायत किस बात की है? कि वह किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठा है। अब ये कौन कौन जारी कर सकता है? सारी बात तो ये है नहीं, इस ये जो है इसको कौन कौन न्यायालय जा सकता है इसके लिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है? इसको जारी कराने के लिए कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित में, कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित में न्यायालय जा सकता है। समझ में आ गया? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पद पर वो बैठा हुआ व्यक्ति, उससे मेरा कोई नुकसान हो रहा हो, मुझे लगता है ऐसा कि यह व्यक्ति गलत बैठा है और यह सार्वजनिक हित के खिलाफ है, इसलिए मैं जा सकता हूं न्यायालय। अब है क्या? जो ये उपचार है, ये न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। न्याय चाहे तो उसको उपचार को दे या ना दे। न्यायालय अधिकार पक्ष है, को वारंटो रिट को माने या ना माने। आप कह नहीं सकते कि उसको मानना ही मानना पड़ेगा। और दूसरा, यह कार्रवाई के रूप में होती है। कैसे होती है? कार्रवाई के रूप में होती है। जारी करने की शर्त क्या होती है? अब क्या है? जारी करने की शर्त पहला क्या होना चाहिए? सार्वजनिक पद। कैसा पद होना चाहिए? सार्वजनिक। कैसा? सार्वजनिक। कैसा पद होना चाहिए? सार्वजनिक। कैसा पद? हाँ, जिस, और दूसरा क्या? जिस पद पर प्रश्न उठाया गया है, जिस पद पर प्रश्न उठाया गया है वह स्वतंत्र प्रकृति का। कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए। कैसा पद होना चाहिए? स्वतंत्र प्रकृति का पद होना चाहिए। जिस पद पर प्रश्न उठा, अब स्वतंत्र प्रकृति का पद होने, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, दो तरह के पद होते हैं। एक होते हैं प्रसाद पर्यंत पद। कैसे होते हैं? प्रसाद वाले पद, अर्थात वह प्रसाद वाला पद नहीं होना चाहिए। प्रसाद वाला पद कैसा होता है? आपने कभी राज्यपाल सुना है? राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है और जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकता है। सॉरी, राज्यपाल। अब आप इस बात पर कह सकते हो कि राष्ट्रपति ने, राज्यपाल इसे गलत बना दिया? नहीं कह सकते ना। मंत्री, प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है? बना सकता है, नहीं बना सकता है? तो ये क्या होता है? प्रसाद पर्यंत पद होते हैं। जैसे सचिव बनाए जाते हैं, भाई आईएएस ऑफिसर बनता है, लोक सेवक, वो तो नियुक्ति से बनता है। ये सचिव तो सरकार अपनी इच्छा से बनाती है, किसको सचिव बनाना है और किसको नहीं बनाना है। तो ये बोलते हैं प्रसाद के पद। कैसे पद होते हैं? प्रसाद के पद होते हैं। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 32 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति है। क्या इसमें? रिट शक्ति दी गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 32 में। वहीं पर अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट शक्ति दी गई है। कोई दिक्कत इस चीज में? अगला क्या है? आपने जब पढ़ा
अनुच्छेद 32 को तो 5 प्रकार की रिटें जारी की गई थी और यह कहा गया कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 में केवल क्या है, केवल एफआर के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति, केवल एफआर के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति किसमें दी गई है, अनुच्छेद 32 में। इसमें क्या है, एफआर प्लस अन्य, एफआर के मामले में रिट तो जारी हो सकती है, इसके अलावा अन्य मामलों में भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अन्य प्रयोजनों के लिए भी, अन्य कार्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारता बड़ी है या सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारता बड़ी है? उच्च न्यायालय की रिट अधिकारता व्यापक है। कोई भी सुन नहीं रहा। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारता व्यापक है, कोई दिक्कत इस चीज में। लेकिन अगर मूल अधिकारों के मामले में दोनों की अधिकारता बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने परमादेश रिट के तहत उच्च न्यायालय में अपील की और उसकी परमादेश रिट के तहत उसको वह निर्णय नहीं मिला जो उसके मन के मुताबिक था, तो क्या अब व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। मैंने कहा था कि जब बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि पढ़ा रहा था, केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि के मामले में ऐसा होगा कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में रिट जारी करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, कि अन्य रिटों के मामले में वह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से नहीं जा सकता। कोई दिक्कत? यदि आप इस चीज को लिखना चाहेंगे या नहीं, समझ में आ गया? मूल अधिकारों के संबंध में शक्ति बराबर है, दोनों की शक्ति बराबर है। समझ में आ गई बात? केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में थोड़ा अपवाद है। वह अपवाद क्या है कि यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोई याचिका दायर करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद याचिका दायर कर सकता है, लेकिन अन्य रिटों के मामले में ऐसा नहीं है। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 139। क्या है? अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 में कहा गया है, अनुच्छेद 139 में कहा गया है, संसद चाहे तो क्या करे? संसद चाहे तो क्या कर सकती है? संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारता को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित कर सकती है। क्या संसद ने किया होगा अब तक ऐसा है? चप्पल किसके लिए न्यायपालिका के हाथ में? कार्यपालिका और संसद के लिए है क्या नहीं? विधायिका के लिए। चप्पल को मजबूत करेगी क्या वो? तो उसने अब तक ऐसी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या लिखेंगे इसमें? संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारता को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित कर सकती है, लेकिन संसद ने इस शक्ति का अभी तक कभी भी प्रयोग नहीं किया है। ठीक है? तो सर ये जनहित याचिका PIL, क्या है ये? PIL। PIL का मतलब था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो PIL जनहित याचिका है, इसका जो उद्भव हुआ था वो अमेरिका में। कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ। उसके बाद यह भारत में भी इसका जो प्रयोग हुआ, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से इसका भारत में जन्म हुआ। इसके अगर जन्म के लोग देखें तो कौन कौन थे जिन्होंने इसका? PN भगवती, लिख लो। जनहित याचिका या PIL के जन्मदाता न्यायाधीश PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर। कौन थे? VR कृष्णा अय्यर थे। अब अनुच्छेद 32 में क्या दिया है? अनुच्छेद 32 में दिया है सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है सुनवाई
का अधिकार। जितनी भी रिटें जारी हो रही हैं सब में सुनवाई तो होगी, क्या भाई? तो सुनवाई का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। लेकिन आप एक बताओ, जो अनुच्छेद 32 है वो कहता क्या है? जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह न्यायालय जा सकता है। तो अब हुआ क्या, उसमें एक समस्या क्या थी? इसे लोकस स्टैंडाई कहते हैं। मैंने आपको पहले भी शब्द के बारे में बताया था, लोकस स्टैंडाई के बारे में मैंने लिखा है भी, तमाम शब्द है। तो अब सुनवाई का अधिकार लोकस स्टैंडाई, तो मतलब सुनवाई का अधिकार। अब एक बात बताओ मुझे, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो समर्थ हैं, उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ वो तो चले गए, लेकिन जो गरीब है, निरक्षर है, उसे पता ही नहीं है कि अधिकार है। महिलाएं घरों में कुट रही हैं, उन्हें पता ही नहीं था अधिकार है कि इस बैल के भी बाल उखाड़ सकती हूं मैं, और इसके लिए सरकार एक को महिला पिटी, वो चलेगी थाने, फिर पूरी रात उसका पति पिटा। अगली बार आया उसने, फिर गुस्सा आया उसने हाथ ऐसे उठाया तो उसके दिमाग में घोषणा हुई, नहीं उस रात को याद कर। तो अब वो महिला सुरक्षित है। क्यों? तो पुलिस ने उसके कटोरे सुझा दिए थे उस दिन। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो अब लेकिन अधिकार ही नहीं पता है, निरक्षर जनता है और इतनी बड़ी प्रक्रिया है, तो क्या होगा? अब हमें क्या था, सरलीकरण करना था। तो न्यायालय ने देखा कि भैया फिरोजाबाद में बच्चे मजदूर बने फिर रहे हैं, चूड़ियों में चूड़ी कारखानों में काम कर रहे हैं, पटाखों के कारखाने में काम कर रहे हैं, ईंटों के भट्टे में काम कर रहे हैं, मकान में काम कर रहे हैं। इन बच्चों का संरक्षण कैसे किया जाए? अब ये बच्चे और इनके माता पिता भाई एक तो गरीब हैं, न्याय मांगने का जाए, पता चला कि न्याय के चक्कर में बच्चे काम नहीं करेंगे और आफत। लेकिन कुछ हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके पेट भरे हुए थे, उन्हें अच्छा कैसे नाम किया जाए? तो सरकार ने न्यायपालिका का जनहित याचिका, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक हित में न्यायालय किसी अधिकार को लेकर आता है तो उसकी सुनवाई मानी जाएगी, भले उसके अधिकारों का उल्लंघन, मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन। जैसे मैं हूं, मैं बच्चों के संरक्षण के न्यायपालिका गया, क्या इसमें मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था? नहीं, लेकिन किसका हो रहा था? बच्चों के। लेकिन अब सार्वजनिक हित में जा सकता है। तो लिख सकते हैं आप, कोई व्यक्ति या संस्था, कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हित से जुड़े मामलों में न्यायपालिका में जा सकता है। अब पहले क्या था, जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो ये बताएगा कि मेरे संग ये हुआ है, और उसको प्रमाण देने होंगे। क्या देने होंगे भाई? वकील जो करता है, वकील प्रमाण देता ही देता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति हो लेकिन वो प्रमाण देने में असमर्थ हो, क्या हो? तो अब न्यायपालिका क्या करेगी? आगे आके उसकी हेल्प करेगी। क्या करेगी? आगे आके उसकी हेल्प करेगी। तो लिख सकते हो, यदि कोई व्यक्ति प्रमाण जुटाने में असमर्थ है तो न्यायपालिका आगे आके उसकी हेल्प करेगी और सहायता। सबसे बड़ा निर्णय पीएन भगवती ने पता क्या कह दिया? पीएन भगवती ने कह दिया न्यायपालिका आने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, आप सामर्थ्यवान नहीं है, दिल्ली मत आओ, एक पोस्ट कार्ड खरीदो 25 रुपए का, 25 पैसे का, उस पर लिखो अपनी शिकायत और भेज दो हमें, हम देखेंगे। अगर वो आपकी शिकायत सही है तो आपकी मामला माना जाएगा, आपकी सुनवाई चालू हो जाएगी। तो क्या कहा उन्होंने? पीएन भगवती ने कहा कि अगर कोई पोस्ट कार्ड लिखकर भी न्यायालय को सेंड करता है तो भी उसकी सुनवाई जारी की जाएगी, उसका मामला याचिका दायर कर ली जाएगी। तो लिख लो, पीड़ित व्यक्ति द्वारा भेजा गया पोस्ट कार्ड भी याचिका माना जाएगा। ये तो कुछ नहीं था, यहां तक रहता न्यायालय तो चलो मान लेते थे। न्यायालय ने कहा कभी कभी हम स्वतः ही मामला उठा लेंगे। हमने मीडिया रिपोर्ट में देखा कि ऐसा ऐसा वहां हो रहा है, या कोई न्यायालय कोई विजिट करने गया कहीं पर, उसने देखा यहां एफआर का उल्लंघन हो रहा है, तो हम स्वयं ही मामला उठा लेंगे।
ये भी पॉइंट लिख लो। न्यायालय स्वयं भी मीडिया रिपोर्टों आदि के आधार पर किसी मामले में संज्ञान ले सकता है। इसका मतलब क्या है? प्रभु को के घर जाने की जरूरत नहीं है। अब प्रभु स्वयं तुम्हारे घर पर आएंगे। कहां आएंगे? यही है लोकतंत्र। क्या है ये? लोकतंत्र। क्या है ये? लोकतंत्र। अगर ये ना होता तो कुछ ना होता। ये आपका अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 मूल अधिकार आज औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने भाग 3 को समाप्त कर लिया है। हम और हमारी कोचिंग आपसे उम्मीद करेगी कि आप इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसका लगातार रिवीजन भी करेंगे। आप में बंद कर दो। इस प्रकार आपके फंडामेंटल राइट समाप्त हुए। अब हम आपसे अगले कुछ वीडियो में पॉलिटी के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, नए टॉपिकों के साथ मिलेंगे। तब तक आप देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन। अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।